दोस्तों, अपने नए वीडियो में स्वागत है। तो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के थर्ड सीरीज में हम बात करेंगे रिकंसिलेशन की। मैं सीए विनीत दुबे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम रिकंसिलेशन के बारे में जानेंगे कि किन किन तरह के रिकंसिलेशन होते हैं, उसको कैसे किया जाता है। पहली चीज, व्हाट इज रिकंसिलेशन? रिकंसिलेशन इज अ मेथड और प्रोसेस टू नो द रीजन व्हाई फिगर showing in your books are different than the targeted figures। इसका मतलब ये है कि जब भी हम रिकंसिलेशन करते हैं तो किसी दो चीजों में करते हैं, जैसे कि बुक्स में हमारे क्या बैलेंस शो कर रहा है और सामने वाले के लेजर्स में क्या शो कर रहा है। ये दोनों सेम होने चाहिए, बट अगर सेम नहीं है तो डिफरेंस होने के रीजन को ही जानना और उसको प्रॉपर डिस्क्लोज करना ही रिकंसिलेशन है। तो चलिए जानते हैं कि रिकंसिलेशन में नॉर्मली क्या क्या रिकंसाइल करना होता है। तो दोस्तों, रिकंसिलेशन आप कई चीजों का कर सकते हो, जिसमें अगर अकाउंट्स में बात करें तो बैंक रिकंसिलेशन सबसे मेन और फेमस चीज है, जो सभी को ये पता है कि बैंक का रिको करना जरूरी होता है। ये जानना जरूरी होता है कि हमारे बुक्स में क्या बैंक का बैलेंस है और स्टेटमेंट में क्या बैलेंस है। तो ये नॉर्मली मैच होनी चाहिए, अगर मैच नहीं है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। डेटर्स रिकंसिलेशन में क्या हो सकता है कि हमारे बुक्स में किसी डेटर्स का क्या बैलेंस दिखता है, कि एक पर्टिकुलर डेटर्स से हमें 1 लाख लेना निकल रहा है, लेना है हमें, डेबिट बैलेंस है, लेकिन सामने वाले के लेजर जब आया तो उसमें हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है वो सिर्फ 90,000 है। तो वाई देर इज ए डिफरेंस ऑफ 10,000? देर आर मेनी रीजंस, लेट्स टॉक लेटर। क्रेडिटर्स रिकंसिलेशन सेम उसी तरह से हमारे बुक्स में वेंडर्स के क्या बैलेंसेस दिख रहे हैं और सामने वाले के लेजर में कितना बैलेंस है। और भी कई तरह के रिकंसिलेशन हो सकते हैं, जैसे कि आप जीएसटी आने के बाद हमारे आईटीसी लेजर का क्या बैलेंसेस है, उसके साथ बुक्स से मैच है क्या, कैश लेजर्स के बैलेंसेस, और बहुत सारे रिकंसिलेशन हो सकते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे कुछ मेन मेन रिकंसिलेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटर्स रिकंसिलेशन की। सॉरी, ना ही डेटा रिकंसिलेशन बल्कि बैंक रिकंसिलेशन की सबसे पहले बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डेटा रिकंसिलेशन की बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बैंक रिकंसिलेशन, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, एक होता है बैंक स्टेटमेंट और दूसरा है बुक्स। तो बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक से जो हमारा स्टेटमेंट आता है, वो पासबुक भी हो सकता है, बट नॉर्मली करंट अकाउंट में स्टेटमेंट रहते हैं। और बुक्स में हमारे हमारे सपोज किसी एक एक्स वाई जेड कंपनी के बुक्स में, मतलब टैली में क्या बैलेंस दिखता है उसी बैंक का। सपोज आपने एचडीएफसी बैंक का आपका स्टेटमेंट है और एचडीएफसी बैंक के बुक्स में बैलेंस दिख रहा है 1 लाख और सामने स्टेटमेंट में दिख रहा है 2 लाख, तो क्यों डिफरेंस है? तो बैंक रिकंसिलेशन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि बैलेंस एज पर बुक्स क्या है, और फाइनली बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कुछ आइटम्स को प्लस और माइनस करके मैच कर सकते हैं। तो आज इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तो आप देखिए रिकंसिलेशन, आप चाहे तो बैलेंस एज पर बुक्स शुरू कर सकते हैं और उसमें प्लस माइनस करके बैलेंस एज पर बैंक आ सकते हैं, या आप चाहें तो बैलेंस एज पर बैंक ले सकते हैं और उसमें प्लस माइनस करके बैंक बैलेंस एज पर बुक्स ले आ सकते हैं। तो ये चीजें मैच होनी चाहिए। कुछ रीजंस जो कॉमन रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बुक्स में क्या होता है, एक प्रैक्टिकल केस में, कि एक कंपनी ने आज कोई एक चेक दिया हुआ है किसी पार्टी के लिए, पार्टी को आज चेक दे दिया तो तुरंत अपने अकाउंटेंट ने बुक्स में एंट्री मार लिया, तो बैलेंस तो बैंक का कम हो गया ना बुक्स में, बुक में बैलेंस कम हो गया, लेकिन स्टेटमेंट में कम हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं कम हुआ? क्योंकि वो चेक जब पार्टी लेके जाएगा, फिर बैंक में डालेगा, 1-2 दिन लगेगा क्लियर होने में, तब जाके बैंक से एक्चुअली डिडक्ट होगा ना। तो ऐसे केसेस में हमारे बुक्स में कम हुआ रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। अगर आप इसमें थर्ड आइटम्स देखेंगे तो चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, ये वही बात है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। वैसे ही आपको अगर किसी कस्टमर ने चेक दिया है तो आपने बुक्स में तो एंट्री मार लिया, अपना बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन वो आप बैंक में आपने जमा करोगे कल, उसके बाद क्लियरिंग में भी 1-2 दिन जा सकता है। तो उस वजह से हमारा बैलेंस बढ़ा रहता है बुक्स में। तो ऐसे केस में जो पहला लेस हुआ है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। एंड सेकंड आप देख सकते हैं बैंक चार्जेस नॉट प्रोवाइडेड बुक्स। कभी कभी कुछ चार्जेस बैंक जो डेबिट कर देती है हमारे स्टेटमेंट में,
लेकिन वो हमें नहीं पता रहता जब तक कि सामने स्टेटमेंट नहीं आता। तो दैट इज द वन ऑफ द रीजन ऑल्सो। उसके अलावा कभी कभी कस्टमर ने जैसे कैश डायरेक्टली जमा कर दिया हमारे बैंक में, वो हमें पता नहीं रहता, तो हमारे बैंक बुक का बैलेंस कम रहता है और बैंक का ज्यादा। इसीलिए जब हम बुक का बैलेंस लेते हैं तो उसमें ऐड करना होता है। चलिए हम टैली के थ्रू एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अभी जाते हैं टैली में। दोस्तों ये टैली में आप देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक का करंट अकाउंट है कंपनी का। आप लोगों के हेल्प के मैं बताऊं कि आप ये देखिए, जनवरी में बैंक, ये हमारे बुक्स का बैलेंस है। बुक में कितना बैलेंस है? 2,70,183। और बैंक स्टेटमेंट में क्या बैलेंस है? बैंक स्टेटमेंट में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सपोज ये अपना बैंक स्टेटमेंट है। तो ये आप देखिए एचडीएफसी बैंक का जनवरी का स्टेटमेंट। तो आप यहाँ देखेंगे कि जनवरी में 1,82,000 है। तो देखिए मैंने इसका यहाँ पे रिको किया हुआ है। बैलेंस एज पर स्टेटमेंट है 1,82,000। और बैलेंस एज पर बुक्स कितना है? 2,70,183। 271। तो आप देखिए बैलेंस एज पर टैली मींस बुक्स, और बैलेंस एज पर स्टेटमेंट कैसे मैच हुआ? जब हमने बुक्स में ये कुछ आइटम प्लस माइनस किए तो जाके ये मैच हुआ है। सबसे पहले आप देखो बुक्स में मैंने ऐड किया चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। मतलब कोई चेक तो हमने इशूड किया है बट नॉट क्लियर। तो हम लोग देखते हैं कि बैंक में कोई चेक इशू किया है 46,000 का। तो आप यहाँ देखो कोई 46,000 का पेमेंट दिख रहा है क्या आपको? तो ये देखिए, ये फ्रेट का चेक दिया हुआ है, चेक नंबर है यहाँ 10036 30 जनवरी का। तो हमारा बैलेंस कम हो गया क्योंकि हमने इसको पेमेंट में एंट्री कर लिया। लेकिन ये स्टेटमेंट में 46,000 आप देखो, ये विड्रॉल में कहीं पे भी आपको 46 दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्योंकि वो हमने इशू किया 30 को, लेकिन वो क्लियर होते होते 2 फेब हो गया, 2 फरवरी को डेबिट हुआ। तो इसके लिए हमारा जो बैंक का बैलेंस हमने बुक्स में कम कर दिया वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो चेक इशूड बट नॉट क्लियर। वैसे ही दूसरा आप देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मूनरिच प्राइवेट लिमिटेड का से पैसे आए हैं। तो आप ये 130 आप इसमें ढूंढो। तो आप देखेंगे तो ये 1,30,000 का ये बैंक में एंट्री मार के रखा है ये स्टेटमेंट। मतलब बैंक का बैलेंस मैंने बढ़ा दिया है। लेकिन ये आप सोचो कि 31 जनवरी का है तो क्या बैंक में तुरंत क्लियर हुआ होगा? तो देखते हैं बैंक में क्लियर हुआ है क्या। तो आप यहाँ देखो डिपॉजिट्स कॉलम में 1,30,000 का कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अब फरवरी में जाओगे तो देखिए 130 का यहाँ पे मुनरिस का 3 फरवरी को क्रेडिट क्रेडिट मतलब क्रेडिट हुआ है। तो बैलेंस हमारा जो बुक्स में बढ़ा है उसके लिए हम यहाँ पे लेस करेंगे। थर्ड थिंग इज बैंक चार्जेस नॉट प्रोवाइडेड इन बुक्स। कोई बैंक चार्जेस हमारे बुक्स में है क्या? आप देखो पेमेंट साइड में बैंक चार्जेस का कोई भी एंट्री नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट पे आप देखोगे तो ये देखिए मंथली चार्जेस 3,860 का कुछ चार्जेस डेबिट है। तो बैंक का बैलेंस स्टेटमेंट में तो कम हुआ है लेकिन बुक्स में नहीं। तो यहाँ पे हमें इसको लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमने बुक का बैलेंस लिया है ना। अब दोस्तों अगर आप ना यही चीज को अगर आप पहले बैंक स्टेटमेंट ऊपर लिखते हैं एज पर बैंक बैंक स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पे नीचे क्लोजिंग जो है बुक से टैली हो जाता। बस आपको उसमें क्या करना पड़ता, जो प्लस है वो माइनस होता और जो माइनस है वो प्लस होता। तो टैली में किस तरह से बैंक रिकंसिलेशन बनाते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो ये जो एंट्री हमारा हो जाता है, देन हमें क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए बैंक स्टेटमेंट के साथ कि टोटल कितना डिफरेंस है। उसके साथ में हमें ये भी पता लगाना चाहिए कि कौन सी एंट्री बैंक स्टेटमेंट में है बुक्स में नहीं है, कौन सी बुक्स में है स्टेटमेंट में नहीं है। तब जाके आपको पता चलेंगे जो भी 2 4 5 रीजन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि बैंक रिकंसिलेशन कैसे करते हैं। आपका कोई क्वेरी हो, कमेंट हो, आप कर सकते हो, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। बैंक रिकंसिलिएशन में आप और भी चीजें कुछ सीखने हैं तो आप हमें डिटेल में बता सकते हैं, तो हम इसके ऊपर और भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटर्स रिकंसिलिएशन। दोस्तों डेटर रिकंसिलिएशन में भी क्या होता है, कोई भी जैसे आपने 1 लाख का कोई गुड्स बेचा है किसी कस्टमर को, तो वो 1 लाख रुपीज का आपके बुक्स में डेबिट बैलेंस रहेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम जाके देखते हैं बुक्स में। बुक्स में आप देखेंगे डेटर्स में, तो देखिए डेबिट बैलेंस जनरली डेबिट बैलेंस होता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। क्रेडिट बैलेंस तभी होगा जब किसी ने एडवांस दिया है। तो सपोज ये राजीव सुपरमार्केट का देखते हैं, 4,57,000 आपका डेबिट बैलेंस है। और मान लीजिए राजीव सुपरमार्केट ने जब अपना लेजर दिया अपने बुक्स में हमारा लेजर, तो उसमें सपोज
4 लाख का ही बैलेंस है, तो 57,000 का डिफरेंस क्यों हो सकता है? उसके कई रीजन है, बात करते हैं। अगर डेबिट बैलेंस एज पर बुक्स आपका है, तो आपको बुक्स के बैलेंस में से लेस करना होगा इफ इनवॉइस नॉट एंटर्ड इन योर इन कस्टमर्स लेजर। कभी कभी क्या होता है, हम किसी इनवॉइसेस को इशू तो किए हैं, हमने डेबिट कर लिया, और सपोज कस्टमर ने अपने में परचेज रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसके कई रीजन हो सकते हैं, सपोज कि उस तक इनवॉइस नहीं पहुंचा अकाउंट डिपार्टमेंट तक। उसके और भी रीजन हो सकते हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, या कुछ रीजन हो सकते हैं मिस्टेक हुआ है अकाउंटिंग में। तो मैच करने के लिए आपको यहाँ लेस करना पड़ेगा इनवॉइस, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा कि विच इनवॉइसेस नॉट एंटर्ड इन कस्टमर लेजर। देन बाद में डिस्कस होगा कि क्यों नहीं किया, क्या रीजन है, बट आपको रिकंसिलिएशन में एक इनिशियली आपको ऐसे हेड्स बनाने पड़ेंगे। तो क्योंकि इनवॉइस का आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है, पार्टी ने कस्टमर ने एंटर्ड ही नहीं किया अपने बुक्स में, तो वो आपको लेस करना पड़ेगा। देन कभी कभी क्या होता है, सपोज कुछ पेमेंट्स कस्टमर ने किए हों, लेकिन हमारे लेजर्स में हमने इसके प्रॉपर इसके लेजर में क्रेडिट ना करके कहीं और सस्पेंस में या कहीं और लेजर, क्योंकि अकाउंटेंट को सपोज समझ नहीं आया हो कि वो किसका पेमेंट आया, ऐसा कहीं अगर सिचुएशन आ जाए, तो हमें आइडेंटिफाई होता है कि ओके ये पेमेंट्स जो है हमारे बुक्स में इसके लेजर में नहीं है, तो वो पेमेंट्स हमें दिखाना है, पेमेंट्स शोन इन कस्टमर लेजर बट नॉट इन आवर लेजर, तो ये भी लिस्ट करना है। थर्ड थिंग इज डेबिट नोट्स एंटर्ड एंट्री पास्ड इन कस्टमर लेजर बट नॉट रिसीव्ड बाय अस। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने कोई सेल किया तो उसके अगेंस्ट उसने सपोज प्राइसिंग हमने ज्यादा कर दिया, तो उसने उतने का जो डिफरेंस रहा प्राइसिंग का, उतने का डेबिट नोट उन्होंने पास किया और हमारा बैलेंस कम कर दिया, लेकिन हमारे बुक्स में उसका क्रेडिट नोट का एंट्री किया ही नहीं है। सामने वाले का डेबिट नोट मतलब अपना क्रेडिट नोट। आपको अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में और जानना है दोस्तों, तो हमें बता सकते हैं, हम आपको इसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। तो डेबिट नोट जो कस्टमर ने पास किए हैं वो हमने एंट्री नहीं किए, तो ये आइडेंटिफाई करके आपको वो भी लेस करना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है, लास्ट लास्ट इज टीडीएस डिडक्टेड बाय पार्टी बट नॉट एंटर्ड इन आवर बुक्स। इसको आपको यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये ऐड नहीं, ये मिस्टेक से हुआ है, यहाँ लेस रहेगा। टीडीएस कभी कभी क्या होता है, पार्टी हमारे 1 लाख के पीछे 10,000 सपोज टीडीएस काटी है, तो हमें पेमेंट 90 ही आएगा ना, बट हमारे बुक्स में 10,000 बैलेंस दिख रहा है, बट एक्चुअली वो टीडीएस जमा कराया है कस्टमर ने हमारे नाम से, हमारे पेन पे। तो इसका भी टीडीएस हमें डेबिट करके पार्टी को क्रेडिट करना चाहिए। तो बैलेंस में अगर डिफरेंस है तो ये भी हमारा लेस होगा, तो ये सारे आइटम्स लेस होंगे दोस्तों। तो इस तरह से मैच होगा। ठीक है दोस्तों, कस्टमर्स के लेजर और डेटर्स के लेजर को इस तरह से मैच करते हैं। दोस्तों इसी तरह से क्रेडिटर्स के लेजर को भी मैच किया जाता है, उसमें भी सेम यही चीज फॉलो किया जाता है। तो ये करने के लिए एक बार आपका रिकंसिलिएशन हो गया ना, देन यू हैव टू डिस्कस विथ योर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ये क्या प्रोडक्ट में कुछ मिस्टेक्स था, क्यों डेबिट नोट्स आया। यू हैव टू वेरीफाई एंड वैलिडेट द थिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको डेटर रिकंसिलिएशन समझ में आ गया। इसके अलावा भी कुछ और रीजंस हो सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिकली कुछ और रीजंस आपको पता है या आप डाउट में है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अभी नॉलेज चेक करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज नॉट द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर बुक्स एंड बैलेंस एज पर आवर लेजर इन कस्टमर बुक्स। व्हाट इज नॉट द रीजन of differences between the balance as per books and balance as per ledgers in customers book. So पहला है, invoices are not booked in customer book, debit notes are not booked in our books, TDS entry not considered in our books, payment entry at different dates but within the range. So दोस्तों ये आप मुझे बताइए कि कौन सा आंसर सही है, आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते आगे हम सीरीज में और भी फाइनलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे और नई नई चीजें सीखेंगे। सो आप दोस्तों, पसंद अगर आपको आया हो ये वीडियो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।